गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम स्थिरघाती मिश्रण या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्थिरघाती मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जो डाइकम्पोनेंट होता है, अर्थात द्विघटकीय तंत्र होता है, जिसका वाष्प तथा द्रव अवस्था में संगठन समान होता है तथा जो एक ही ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है। दोबारा सुने स्टूडेंट, स्थिरघाती मिश्रण वह द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान हो तथा जो एक ही ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो उसे स्थिरघाती मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरघाती मिश्रण या उच्चतम वाष्पदाबी भी कहते हैं इसे। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा स्थिरघाती मिश्रण जिसका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित कम क्वथनांक रखने वाले अवयव की क्वथनांक से भी कम हो। दोबारा सुने स्टूडेंट, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित कम क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी कम हो उसे न्यूनतम स्थिरघाती मिश्रण कहते हैं। जैसे 95% एथेनॉल का जलीय विलयन C2H5OH का जलीय विलयन। अब इसमें स्टूडेंट दो अवयव हैं, एक है एथेनॉल और एक है जल। एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो कम क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी कम हो जाएगा, यानी कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, ये एक न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरघाती मिश्रण हो गया 95% एथेनॉल का जलीय विलयन। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती मिश्रण। जस्ट डेफिनेशन उसकी उल्टी है। वह मिश्रण जिसका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित अधिक क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी अधिक हो। वह मिश्रण जिसका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित अधिक क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी अधिक हो। ये कम क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी कम था। कम क्वथनांक ये था, इसका ज़्यादा है, इससे भी कम था मिश्रण का क्वथनांक। इसमें मिश्रण का क्वथनांक अधिक क्वथनांक रखने वाले मिश्रण के क्वथनांक से भी कम हो। जैसे 68% HNO3 का जलीय विलयन। अब इसमें दो अवयव हैं, एक तो HNO3, इसका क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और जल है, जल का अभी बता दिया क्वथनांक होता है 100 डिग्री। दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो अधिक क्वथनांक रखने वाले अवयव के क्वथनांक से भी अधिक, यानी 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती मिश्रण हो गया। यानी कि ये दोनों का जो मिश्रण है वो 120.5 पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक साथ दोनों अवयव 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। ये दोनों 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, ये तो स्थिरघाती मिश्रण था। हम बात करते हैं अणु संख्या गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्या गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन है? वे गुणधर्म जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय कणों की केवल संख्या पर डिपेंड करते हैं, न कि उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना पर। दोबारा सुने, ऐसे गुणधर्म जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना पर।
उसे अणुसंख्यीय गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 प्रकार की होती हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे होती है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। 4 प्रकार के अणुसंख्यिक गुणधर्म हैं जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर ही डिपेंड करती है, न कि उसके केमिकल कंपोजिशन पर या केमिकल स्ट्रक्चर पर। ठीक है स्टूडेंट, पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, स्टूडेंट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम बता दिया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन बन जाता है, और विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये हमने राउल्ट के नियम में बहुत अच्छे से क्लियर किया था इसको। विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, क्योंकि विलयन में विलय के कण भी होते हैं जो विलायक के अणु को वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने से रोकते हैं। वाष्प कम बनती है, वाष्प कम बनने से वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक में विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे कि शुद्ध विलायक इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n/n+n। ये राउल्ट का नियम है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, ये हमने बता दिया था, क्लियर कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो हमेशा ज़्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से, का वाष्प दाब है। PS विलयन का वाष्प दाब है जो हमेशा कम होता है, का वाष्प दाब है। ठीक है स्टूडेंट, तो विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो उसको अधिक में से कम को घटाएंगे तभी तो पता पड़ेगा। डेल्टा P, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाते हो तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और यहाँ स्मॉल n विलय के मोल हैं, और ये बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और ये विलायक के मोल हैं, और ये बराबर होता है विलायक का भार कैपिटल और विलायक का अणुभार। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मान रखेंगे हम। अत्यंत तनु विलयन के लिए हम नीचे वाले n को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम है, विलय के मोल बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले स्मॉल n को। तो आया P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे में कैपिटल N। हम इसका मान रखेंगे इसकी जगह स्मॉल n की जगह W0 बटे M0 बटे में कैपिटल W बटे में कैपिटल M। यह आ जाएगा छोटा W बड़ा M बटे में बड़ा W छोटा M। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा P0 ये डेल्टा P आ जाएगा इसकी जगह, या डेल्टा P बराबर P0, यह आ जाएगा W0 कैपिटल M बटे में कैपिटल W स्मॉल m। अब ये जो वाष्प दाब में होने वाली कमी है ये विलय के मोल के बराबर हो रही है। विलय के मोल क्या है, भार बटे में विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय के मोल तो ऊपर आ रहा है। तो वाष्प दाब में होने वाली कमी विलय के मोल के क्या है, समानुपाती है। अर्थात जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे शुद्ध विलायक में वाष्प दाब में उतनी ज़्यादा क्या होती चली जाएगी, कमी। अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल या विलय के कणों के समानुपाती होता है, विलय के कणों पर डिपेंड करता है, ना कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर या केमिकल कंपोजिशन पर। अतः ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि ये केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि संरचना पर या संगठन पर। ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर आ रहा है ना भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार क्या होता है, मोल। W0 बटे M0 आ रहा है और वो विलय के मोल है, तो ऊपर आ रहा है विलय के मोल, और ये समानुपाती हो गया क्योंकि ऊपर है ये भी डेल्टा P।
वाष्प दाब में कमी ऊपर है तो समानुपाती संबंध प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात सिद्ध होता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं दूसरी अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, क्वथनांक उन्नयन। ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे स्टूडेंट। क्वथनांक उन्नयन ठीक है स्टूडेंट, क्वथनांक उन्नयन सबसे पहले स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं स्टूडेंट। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। स्टूडेंट, हम ये बता चुके हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन बनता है और विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हम कई बार क्लियर कर चुके हैं। तो जो विलयन बना उसका वाष्प दाब कम हो गया, अब उसे हम वाष्प में परिवर्तित करेंगे तो पहले से हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे पास जल है, ये जल है, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम जल में थोड़ा सा नमक भी मिला दें तो अब ये नमक के कण जल को वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेंगे, क्योंकि विलय के कण बाधा डालेंगे, जल के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने से बाधित करेंगे। तो पहले ये 100 पर वाष्प में बदलता था, अब 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 100 से ज़्यादा इसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि अब विलय के कण या नमक के कण विलायक के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने से बाधित कर रहे हैं। तो अब पहले तो ये 100 पर ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदलता था, अब वहाँ क्योंकि यहाँ बाधा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ नमक के कणों की या विलय के कणों की बाधा आ रही है। इस बाधा को हटाने के लिए हमें टेम्परेचर पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा, अर्थात क्वथनांक में क्या हो गई स्टूडेंट? उन्नयन हो गया, क्वथनांक में वृद्धि हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात जो विलयन के वाष्प दाब में तो कमी होगी क्योंकि हमने विलय मिला दिया, तो विलयन का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब में होने वाली कमी है, जितनी ज़्यादा कमी होगी वो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होगी। जितना आप उसमें विलय मिलाओगे रुकावट उतनी ज़्यादा आएगी, रुकावट जितनी ज़्यादा होगी पहले से उसे वाष्प में बदलने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक में उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? वृद्धि। अर्थात वाष्प दाब में होने वाली कमी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होती है। अच्छे से समझ लेना, हमें ये सिद्ध करना है, जहन में बिठा लो, वाष्प दाब में होने वाली कमी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ग्राफली सिद्ध करेंगे। जैसे एक ग्राफ है स्टूडेंट, इस ग्राफ से हमें इसको समझना है। यहां वाष्प दाब है और यहां ताप है, ताप।
स्टूडेंट ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0, ये विलयन 1 का वाष्प दाब है P1 और ये विलयन 2 का वाष्प दाब है। यहाँ टेम्परेचर है TB, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब TB है, ये विलयन 1 का वाष्प दाब है, ये विलयन 1 का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये विलयन 1 का क्वथनांक है और ये विलयन 2 का क्वथनांक है। ठीक है स्टूडेंट, ये x पॉइंट, ये y पॉइंट, ये z पॉइंट, x y z। ये D पॉइंट है स्टूडेंट और ये पॉइंट है E। ठीक है स्टूडेंट, अब त्रिभुज बन गया, एक तो बन गया एक्स वाई डी और एक बन गया एक्स जेड ई। एक बड़ा त्रिभुज बन गया ये वाला और एक त्रिभुज बन गया छोटा वाला ये। ठीक है स्टूडेंट, ये वायुमंडलीय दाब पर खींची गई एक रेखा है, वायुमंडलीय दाब पर खींची गई एक सरल रेखा है। ये विलायक के लिए है रेखा और ये विलयन 1 के लिए है और ये विलयन 2 के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है जो कम होता है क्योंकि उसमें जैसे जैसे विलय मिलाएंगे क्वथनांक में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि। विलयन 1 में विलय कम है तो इसका क्वथनांक कम और विलयन 2 में विलय ज़्यादा है तो उसका क्वथनांक और ज़्यादा, क्योंकि रुकावट ज़्यादा होगी तो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वाष्प में बदलने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समरूपता के नियम से समझते हैं। समरूपता के हमें सिद्ध करना है कि क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी वाष्प दाब और नमन के समानुपाती होता है, ये हमें सिद्ध करना है। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होती है। तो समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ठीक है स्टूडेंट, हम एक त्रिभुज है एक्स वाई डी, त्रिभुज एक्स वाई डी और त्रिभुज एक्स जेड ई में से, त्रिभुज एक्स जेड ई से समरूपता के नियम से बड़े में छोटी भुजा का भाग देंगे क्योंकि समानुपात संबंध समान होता है। एक्स जेड बटे एक्स वाई बराबर होगा, बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग देंगे एक्स ई बटे में एक्स डी, एक्स ई बटे में एक्स डी। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं एक्स जेड क्या है स्टूडेंट, T2 माइनस टीबी, T2 माइनस टीबी, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है। ठीक है स्टूडेंट, बटे एक्स वाई क्या है, T1 माइनस टीबी, T1 माइनस टीबी। एक्स ई क्या है स्टूडेंट, शुद्ध विलायक का क्वथनांक वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन से, ये बता चुके हैं कई बार, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो एक्स ई बराबर होगा P0 माइनस P2 और एक्स डी बराबर होगा P0 माइनस P1। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जगह लिखेंगे स्टूडेंट डेल्टा T2, इसकी जगह रखेंगे T1 माइनस टीबी की जगह डेल्टा T1 बराबर, इसकी जगह लिखेंगे P0 माइनस P2 की जगह डेल्टा P2 और इसकी जगह रखेंगे डेल्टा P1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट, ये तो डेल्टा टीबी को शो करती है और ये वाली टर्म वाष्प दाब में होने वाली कमी को शो करती है स्टूडेंट। ये वाली टर्म क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को शो करती है, क्वथनांक में वृद्धि को शो करती है और ये वाष्प दाब में होने वाली कमी को शो करती है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात क्वथनांक में होने वाली वृद्धि वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होती है।
डेल्टा T2 बटे डेल्टा T1 क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को शो करती है ये पूरी टर्म, और डेल्टा P2 बटे डेल्टा P1 वास्तव में होने वाली कमी को शो करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलेंगे अत्यंत तनु विलयन से राउल्ट नियम से। अत्यंत तनु विलयन के लिए राउल्ट नियम से क्या है स्टूडेंट, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे में कैपिटल N, क्योंकि नीचे वाला n नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इससे पहले हम समझा दिया था इसको मैंने। स्मॉल n विलय के मोल है, कैपिटल N विलायक के मोल है। स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा T बटे P0, और स्मॉल n होता है विलय के मोल, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, कैपिटल N विलायक के मोल हैं, इसका भार बटे इसका अणुभार, ये मान रखेंगे हम। तो छोटा W बड़ा M बटे में बड़ा W छोटा m आएगा स्टूडेंट, या डेल्टा P ये टर्म वहाँ जाएगी, ये आ जाएगा P0 छोटा W बड़ा M बटे बड़ा W छोटा m। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो डेल्टा P का मान आ चुका है, हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डेल्टा P का मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूं, हमें सॉल्व करना है ये। उसका एक्सप्लेनेशन यहां करेंगे। पहले यहाँ जगह है अभी, डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में आ जाएगा डेल्टा TB प्रोपोर्शनल डेल्टा P का मान P0 W0 कैपिटल M बटे में कैपिटल W M0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा डेल्टा TB बराबर स्मॉल k, एक स्थिरांक है समानुपाती स्थिरांक, स्मॉल k P0 W0 कैपिटल M बटे में कैपिटल W M0। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब ये जो मान आया है डेल्टा TB, यदि क्योंकि स्मॉल k भी स्थिरांक है, P0 भी स्थिरांक है और कैपिटल W भी स्थिरांक है, तो ये कैपिटल K के बराबर होगा, ये मान कैपिटल K के बराबर होगा। स्मॉल k P0 कैपिटल M कैपिटल K के बराबर होगा, ये फिक्स है, ये सारी वैल्यू स्थिरांक है, शुद्ध विलायक का वास्तव है, ये समानुपाती स्थिरांक है और मोल अणुभार भी फिक्स होता है, तो ये कैपिटल K के बराबर होंगे। ये मान इसकी जगह हम रखेंगे डेल्टा TB की जगह बराबर स्मॉल k P0 कैपिटल M की जगह कैपिटल K रखेंगे, बाकी वैसे का वैसा W0 बटे कैपिटल W M0। ठीक है स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट W0 बटे M0 बराबर 1 मोल हो, विलय के मोल 1 मोल, और कैपिटल W विलायक का भार 1 ग्राम हो, तो डेल्टा TB बराबर कैपिटल K होगा अगर W0 बटे M0 बराबर 1 मोल हो, ये मोल है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और विलायक का भार 1 ग्राम हो, तो डेल्टा TB बराबर K होगा। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात ये K कैपिटल K यहाँ पर उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक। डेफिनेशन क्या है, जब किसी विलय के 1 मोल को, किसी अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय किया जाता है, तो विलायक के क्वथनांक में या विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, क्योंकि विलयन का क्वथनांक तो ज़्यादा होगा हमेशा, कितनी वृद्धि होगी उसे उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि विलयन का वास्तव कम होता है लेकिन क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा। तो स्टूडेंट, जब अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय किया जाता है, तो विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे उन्नयन स्थिरांक कहते हैं उसका। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करना कठिन होता है। जैसे नमक का 1 मोल मैं बता चुका हूँ 58.5 ग्राम के बराबर होता है,
1 मोल उसके ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा होती है NaCl का 1 मोल, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5 ग्राम को 1 ग्राम में घोलना कठिन है। तो यहाँ पर कैपिटल W विलायक का 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में घोलना कठिन है, इसलिए विलायक का 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम लेंगे हम इसका। ठीक है स्टूडेंट, यदि W0/m0 बराबर 1 मोल हो और 1 मोल 1 ग्राम विलायक में नहीं घुलेगा, कठिन होता है, तथा कैपिटल W विलायक का भार 1000 ग्राम लें, 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम लें, तो डेल्टा TB बराबर W0/m0 बराबर 1 मोल और K की जगह K, कैपिटल W की जगह 1000 आ जाएगा और ये बराबर होगा KB। यहाँ KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है, यहाँ KB क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है स्टूडेंट, या K बराबर ये हो जाएगा 1000 KB, K बराबर हो जाएगा 1000 KB। अब इस वाली समीकरण में हमारे पास ये जो समीकरण आई है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, क्योंकि उसको 1 माना है तो इसको हम 2 दे देते हैं। ये वाली समीकरण, ये जो समीकरण है इसको हमने 2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस समीकरण को हमने 2 मान लिया। अब इस वाली समीकरण में कैपिटल K की जगह 1000 KB रखेंगे, क्योंकि K/1000 बराबर KB यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक है, कैपिटल K मोलल उन्नयन स्थिरांक है और KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो यह आ जाएगा समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा TB बराबर K की जगह 1000 KB, आगे W0 है ही, बटे में कैपिटल W है, M0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो डेल्टा TB हम ये जानते हैं KB को छोड़कर ये सारे पद मोललता के बराबर होते हैं। मोललता बराबर विलय के मोल, भार बटे अणुभार, नीचे विलायक का भार आता है, ऊपर 1000 आता है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा KB गुणा में मोललता, और इस स्थिरांक को हटाएं तो डेल्टा TB उन्नयन स्थिरांक प्रोपोर्शनल मोललता, अर्थात क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। डेल्टा TB क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है, विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोललता के समानुपाती है, अर्थात मोलों की संख्या के समानुपाती है या कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। अतः सिद्ध होता है कि क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 2 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ स्टूडेंट जो बातें समझाई हैं, PDF में इसका एक्सप्लेनेशन यूं का यूं दे रखा है, अच्छे से समझ लेना। वहाँ से मैंने इसका डेरिवेशन समझा दिया है। जो बातें समझाई गई हैं वो समझ में आई होंगी स्टूडेंट। कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।